हाँ तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही शानदार होने वाला है, बहुत ही जानदार होने वाला है। क्योंकि आज हम पढ़ने वाले एक कंसेप्चुअल टॉपिक पूरा जी जान से पढ़ेंगे। बिल्कुल नजरें मत हटाना, क्योंकि कंसेप्ट है, कंसेप्ट समझ में नहीं आया तो चैप्टर समझ में नहीं आएगा, और चैप्टर समझ में नहीं आया तो 8 क्वेश्चन गए। तो इस चैप्टर को समझना है तो कम से कम ये चीजें बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाती हैं। तो इन चीजों को ध्यान से सुनना। लायबिलिटीज ऑफ द बैंक, बैंक की जिम्मेदारियां, बैंक की जवाबदेही क्या है, ठीक है, ये चीजें हम पढ़ेंगे। इससे पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, जल्दी से क्विक रिवीजन पे चलते हैं। क्या क्या पढ़ा अभी तक हमने पढ़ा है कि बैंकों की स्थापना कैसे हुई, मनी क्या होता है, मनी सप्लाई का कंसेप्ट क्या है। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि बैंक किस प्रकार से स्टैब्लिशमेंट हुए। सबसे पहले बैंक कलकत्ता है, फिर बॉम्बे है, फिर मद्रास आया। ये सब चीजें अपन पढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद आरबीआई की फंक्शनिंग देखी, आरबीआई देखा, आरबीआई कैसे है, किसकी सिफारिश पे है, सब चीजें अपन पढ़ चुके हैं। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द टॉपिक लायबिलिटीज ऑफ द बैंक, बेस्ट टॉपिक ऑफ द आवर चैप्टर। सबसे शानदार टॉपिक है, सबसे कंसेप्चुअल टॉपिक है। अगर समझ नहीं आया तो नहीं आएगा चैप्टर समझ में, याद रखना। मतलब 8 क्वेश्चन गए काम से, तो अपने को ये पूरा पूरा समझना है। इसका नाम देखो क्या है, लायबिलिटीज ऑफ द बैंक। मतलब बैंक की क्या क्या जिम्मेदारी है, बैंक की जिम्मेदारी क्या क्या होंगी। आपने जो लोन जमा करवाया है, आपने जो करंट अकाउंट के अंदर, आप सेविंग अकाउंट के अंदर आपने जो पैसे जमा करवाए हैं, उनकी जिम्मेदारी किसकी होती है, बैंक की होती है। तो ये सब चीजें अपन पढ़ने वाले हैं, लेकिन बुक से। क्यों? क्योंकि बुक से इसलिए पढ़ने वाले हैं क्योंकि हमें एक भी मौका नहीं देना एग्जामिनर को कि हम क्या कर दे, आप जो क्वेश्चन बनाओगे उसको हम छोड़ के आ जाए। हमें पूरा पूरा कंसेप्चुअल तरीके से पढ़ना है, इसलिए अपन क्या करेंगे, बुक का भी सहारा लेंगे। तो चले अपने टॉपिक के ऊपर बिना टाइम वेस्ट किए हुए। हाँ तो अपना टॉपिक क्या है, लायबिलिटीज ऑफ द बैंक। अब इसके अंदर आपके पास बुक जरूर होनी चाहिए, दोबारा बोल रहा हूँ, बुक जरूर होनी चाहिए। और नितिन सिंघानिया, दोबारा देख लो इस बुक को, अच्छे से देख लो। इंडियन इकोनॉमी, नितिन सिंघानिया बेस्ट बुक है भाई, मजा आ जाएगा पढ़ने में, ठीक है। चलो तो इसको पढ़ लेते हैं। डिपॉजिट रिसीव्ड बाय ए बैंक आर कंसिडर्ड एज ए लायबिलिटीज टू दैट बैंक एज इट हैज टू पे बैक देम। डिपॉजिट, ऐसा डिपॉजिट जो कि बैंक के पास रखा हुआ होता है और बैंक को वो वापस चुकाना पड़ता है। हैव टू पे बैक, उसे वापस चुकाना पड़ता है। मैं गया बैंक के पास, लो मेरे पैसे रख लो। बैंक क्या करेगा, ठीक है लाओ मेरे को पैसे दो, लेकिन वो बैंक का खुद का हो गया क्या, कभी ना कभी तो वो मेरा पैसा वापस देगा ना मुझे, ठीक है। और वो क्या करता है, इस पैसे को बैंक अपने घर में थोड़ी ना रखता है, अपने घर में रखेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। बैंक क्या करता है, दूसरे को दे देता है। और किस फॉर्म में देता है, लोन की फॉर्म में देता है। तो आज हम एक बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। अगर मैं बैंक को पैसे दे रहा हूं, दैट मीन्स ये बैंक की क्या है, लायबिलिटीज हो रही है यहाँ पर, कि क्या कर रहा है, बैंक की क्या है, जिम्मेदारी है कि इस पैसे को संभाल कर रखे, वरना मैं नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि भाई बहुत मेहनत, खून पसीने की कमाई है हमारी, ठीक है। तो मैं बैंक को पैसे दे रहा हूं, इट मीन्स देखो मैंने पैसे दिए बैंक को, इट मीन्स अब बैंक की जिम्मेदारी हो गई कि इसको सुरक्षित तरीके से रखे, और मुझे वापस देने पड़ेंगे। जब मुझे जरूरत होगी तो मैं बैंक से क्या करूंगा, इनको निकलवा लूंगा। लेकिन बैंक अब मेरे पैसे हो गए, ये तो क्या होगी, लायबिलिटीज। ये बैंक की क्या होगी, लायबिलिटीज। जवाबदेही या जिम्मेदारी जिसे बोल सकते हो, देनदारी जिसे बोल सकते हो, ठीक है। ये तो क्या है, बैंक की लायबिलिटीज। अब बैंक के पास क्या आ गए, पैसे आ गए। अभी ये कंसेप्ट समझ रहा है, ये कंसेप्ट समझ गए ना, दिमाग मतलब लेवल वाला हो जाएगा, इतना लेवल हो जाएगा तुम्हारे दिमाग का, आसपास ही नहीं भटकेंगे कोई, ठीक है। तो अभी देखना, ये कंसेप्ट समझ रहा। अब बैंक को मैंने पैसे दे दिए, बैंक की लायबिलिटीज क्या है, मेरे को वापस पैसे देगा, ठीक है। यहां खत्म हो गई ये चीज। अब दूसरी चीज, अब बैंक के पास क्या आ गए, पैसे आ गए। अब खुद के पैसे हो गए बैंक के, वो जमा करवाएगा, मेरे को वापस देगा, वो बात अलग है। जब मेरे को चाहिए होंगे जब मैं ले लूंगा। लेकिन अब बैंक खुद के पास थोड़ी ना रखेगा इन पैसों का। भाई खुद के पास रखेगा तो करेगा क्या इन पैसों का, और वो तुम्हें इंटरेस्ट भी देगा है। बैंक वाले पागल थोड़ी ना, दिमाग में कीड़े थोड़ी ना पड़े उनके, ठीक है। तो करते क्या है, वो जो जिस इंटरेस्ट पे आप उनको पैसे दे रहे हो ना, आपको जो इंटरेस्ट पे पैसे देंगे, मान लीजिए आपको 100 रुपए दे रहे हो आप बैंक को, और उस पर आपको 102 लौटाएंगे बैंक 1 साल बाद में। कितने लौटाएंगे, 102 रुपए। तो वो क्या करेगा, किसी और दूसरे कस्टमर को लोन के रूप में देगा, और उससे कितना लेगा, 1 साल में 104 रुपए लेगा। तो वो क्या करता है, अपना भी क्या देख लेता है, फायदा देख लेता है। अब देखो, बैंक लोन दे रहा है, क्या दे रहा है, लोन दे रहा है। अब बैंक लोन दे रहा है ना, इट मींस जो पैसे दे रहा है ना बैंक, दैट्स इज द असेट ऑफ द बैंक। कुछ पल्ले पड़ा दिमाग में, यही क्या है, बैंक की असेट है।
असेट और लाइबिलिटीज के बीच में क्लियर डिफरेंस आप लोगों को समझ आ जाना चाहिए। लाइबिलिटीज क्या होती है, जो बैंक को मुझे वापस पे करने हैं। असेट क्या होती है, जो बैंक किसी और को पे करता है, दैट्स इज द असेट ऑफ द बैंक। अब आपको शायद कंसेप्ट तो समझ आ गया होगा। अब इसके अंदर देख लेते हैं क्या मोहमाया समझा रखी है, ठीक है, तो वो मोहमाया भी देख लेते हैं। आ जाओ। फिर क्या है, डिमांड लाइबिलिटीज। पहली कौन सी होती है, डिमांड। डिमांड का मतलब मांग, जब जरूरत होती है तो कौन सी लाइबिलिटीज काम में आती है, कौन कौन सी जवाबदेही या जिम्मेदारी काम में आती है, ठीक है। पहला करंट अकाउंट डिपॉजिट्स। भाई करंट अकाउंट, अब कोई भी कस्टमर है, मैं हूं, मैं क्या करूंगा, मैं करंट अकाउंट के अंदर डिपॉजिट करवाऊंगा या तो, ठीक है। तो करंट अकाउंट डिपॉजिट्स के अंदर क्या बता रखा है, डिपॉजिट बाय द अकाउंट होल्डर, ये क्या है, उसकी डिमांड लाइबिलिटीज होती है, ठीक है। तो पहली चीज क्या है, करंट अकाउंट में कोई भी होल्डर क्या करवा दे, जमा करवा दे अपने पैसे, ठीक है, डिपॉजिट करवा दे। सेकंड थिंग, डिमांड लाइबिलिटीज पोर्शन ऑफ द सेविंग बैंक अकाउंट। सेविंग बैंक अकाउंट में भी करवाते हैं बहुत सारे लोग, तो सेविंग बैंक अकाउंट का क्या हो गया, सेकंड लाइबिलिटीज हो गई। थर्ड लाइबिलिटीज क्या बोल रहा है, बैलेंसेस इन ओवर ड्यू टू द फिक्स डिपॉजिट। जो भी फिक्स डिपॉजिट दिया है ना, उसके ऊपर ओवर ड्यू, वो कितना ड्यू है, उसका भी किसकी जिम्मेदारी, वो पूरी की पूरी बैंक की जिम्मेदारी, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आप अगर बैलेंस कर रहा है तो वो चीज बैलेंस किसको करनी पड़ेगी, बैंक को बैलेंस करनी पड़ेगी। मान लीजिए बैंक ने क्या किया, पैसा दे दिया किसी को, ठीक है, और पैसा देने के बाद पैसा वापस नहीं दे रहा वो इंसान, तो अब मैं गया बैंक के पास पैसे मांगने, मेरे पैसे दो भाई, हाँ मैंने आपको पैसे दिए थे। बैंक बोला भाई यार वो मैंने आपके पैसे ना किसी और को दे दिए थे और मैं अब आपके पैसे नहीं लौटा सकता। ऐसे कह सकता है क्या बैंक, कभी नहीं कह सकता बैंक, ऐसा नहीं कह सकता। हमें क्या लेना है, वो अपना मैटर है ना, तुम संभालो अपना मैटर, दैट्स योर एसेट। हम नहीं जानते उनके बारे में, हमें हमारा चाहिए क्योंकि तुमने लाइबिलिटीज ली थी, तुमने जिम्मेदारी ली थी हमारी पैसों की, ठीक है। तो दैट्स इज द थर्ड पॉइंट, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट को याद रखना। फोर्थ पॉइंट क्या है, बैलेंसेज इन ओवरड्यू हो गए, कैश सर्टिफिकेट एंड कम्युलेटिव रिकरिंग डिपॉजिट। कैश सर्टिफिकेट जो भी होते हैं वो देते हैं, तो इनकी भी जिम्मेदारी किसकी होती है, बैंक की होती है, ठीक है। फिर उसके बाद आउटस्टैंडिंग टेलीग्राफिक ट्रांसफर, ये भाई इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रख लेना। डिमांड लाइबिलिटीज के अंदर क्या क्या आता है, बस ये चीज पूछी जाएंगी, तो इनको आप देख लेना एक बार, और एक बार दिमाग से जरूर निकाल जरूर लेना, क्योंकि कई बार क्वेश्चन बन जाता है। वैसे ऐसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, आपके पास कंसेप्चुअल क्वेश्चन होंगे, प्लस दूसरी चीज मेंस में अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा लाइबिलिटीज के ऊपर, आएगा नहीं मतलब आता है ऐसा क्वेश्चन, लाइबिलिटीज के ऊपर अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप सेम टू सेम जो मैं बता रहा हूं वैसे ही आपको करके आना है। सबसे पहले लाइबिलिटीज डेफिनेशन, फिर असेट की डेफिनेशन, असेट एंड लाइबिलिटीज के बीच डिफरेंस बता सकते हो। अगर लाइबिलिटीज के ऊपर क्वेश्चन है तो आप नीचे लिखोगे कि 3 टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज देखी जाती है। पहली होती है डिमांड लाइबिलिटीज, दूसरी होती है टाइम लाइबिलिटीज, और थर्ड होती है अदर डिमांड लाइबिलिटीज एंड टाइम लाइबिलिटीज। टाइम और डिमांड के अलावा जो भी लाइबिलिटीज बच जाती है, जो भी जिम्मेदारी बच जाती है, वो होती है कौन सी, थर्ड वाली। तो अपन सबसे पहले कौन सी डिस्कस कर रहे हैं, सबसे पहले कौन सी लाइबिलिटीज डिस्कस कर रहे हैं, अपन सबसे पहले कर रहे हैं डिमांड लाइबिलिटीज। कौन सी, डिमांड लाइबिलिटीज डिस्कस कर रहे हैं। इसके अंदर हमने तीन डिस्कस कर लिया। पहली कि करंट अकाउंट के अंदर कोई भी चीज अपन डिपॉजिट करवाते हैं, पैसे डिपॉजिट करवाते हैं, उसकी जिम्मेदारी। सेकंड थिंग कौन सी है कि सेविंग अकाउंट के अंदर कोई भी होल्डर क्या करवाता है, पैसे जमा करवाता है, वो सेकंड थिंग। थर्ड थिंग क्या है, ओवरड्यूज को बैलेंस करना भी जो बैंक की जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है, थर्ड चीज। फोर्थ चीज क्या थी भाई, मार्जिन हेल्ड अगेंस्ट द लेटर ऑफ द क्रेडिट एंड गारंटी। आपने जो गारंटी देते हो ना आप कि हम आपके पैसे को सिक्योर रखेंगे, वो भी आपका ही जिम्मेदारी है, हमारी नहीं है वो, ठीक है। आपको जो भी मार्जिन देगा, आपको जो भी लाभ देगा, जो भी प्रॉफिट देगा, वो सब उनकी जिम्मेदारी होती है। तो थर्ड कौन सा हो गया, मार्जिन, जो भी गारंटी के ऊपर जो भी मार्जिन दिया जाता है ना, तो मार्जिन हेल्ड अगेंस्ट लेटर ऑफ द क्रेडिट एंड गारंटी, थर्ड होगी। फोर्थ क्या है, बैलेंसेस इन ओवरड्यू फिक्स डिपॉजिट, अपन ने देख लिया था। फिफ्थ क्या है, कैश सर्टिफिकेट एंड क्युमुलेटिव रीअक्रेंस। तो कैश सर्टिफिकेट भी किसकी जिम्मेदारी है भाई, बैंक की जिम्मेदारी है। पांचवी कौन सी है, छठवीं कौन सी है, आउटस्टैंडिंग टेलीग्राफिक ट्रांसफर। तो याद रखना टेलीग्राफिक ट्रांसफर, नाम याद रखना इसका, टेलीग्राफिक ट्रांसफर, दैट इज ऑल्सो लाइबिलिटीज एंड डिमांड लाइबिलिटीज। कौन, टेलीग्राफिक ट्रांसफर,
याद रख लेना। ये कुछ एक टर्म्स होती हैं, इनको अपने को याद ही रखना पड़ेगा। अब टेलीग्राफिक ट्रांसफर तो मैं समझा नहीं सकता क्योंकि ये अपने आप में एक टॉपिक है, इसको अपन बाद में डिस्कस कर लेंगे क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, बस अपने को चीजें याद होनी चाहिए। टेलीग्राफिक ट्रांसफर से आप याद रख लो कि किसी भी, जैसे कई बार क्या होता है कि पैसे अपन भेजते हैं ना, जैसे फोन पे पेटीएम करते हैं, तो ये अपन को किसी को वो थोड़ी ना दे रहे हैं, फिजिकली थोड़ी ना दे रहे हैं। इसी प्रकार से टेलीग्राफिक ट्रांसफर भी होता है, ठीक है। फिर उसके बाद मेल ट्रांसफर, मेल से ट्रांसफर से कोई भी चीज लाइबिलिटीज हो, कोई भी पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? अपनी नहीं है भाई, बैंक की जिम्मेदारी होती है। डिमांड ड्राफ्ट्स, ड्राफ्ट के अंदर पैसे रखे हुए हैं तो वो भी, किसी भी चीज को आप ड्राफ्ट के अंदर रख देते हो ना कि बाद में इस चीज को हम क्या कर देंगे, अलाउ कर देंगे, ठीक है, तो वो चीज भी किसकी जिम्मेदारी होती है? बैंक की जिम्मेदारी होती है, ठीक है। फिर उसके बाद अनक्लेम्ड डिपॉजिट, जिसके ऊपर कोई क्लेम नहीं किया हुआ ना, ये भी किसके अंदर आता है? डिमांड डिपॉजिट्स के अंदर आता है। याद रख लेना, अनक्लेम्ड डिपॉजिट, ये पूछा गया है शायद मेरे हिसाब से किसी ना किसी एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स कौन सी लाइबिलिटीज का हिस्सा है? तो डिमांड लाइबिलिटीज का हिस्सा है कौन? अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स, जिसके ऊपर दावा नहीं किया गया कि भाई ये चीज इसकी है, ठीक है, तो उसका भी कौन ध्यान रखती है? कौन रिस्पॉन्सिबल होती है उसके लिए भी? कौन जवाबदेही होती है? अपनी बैंक जिम्मेदार, बैंक जवाबदेही होती है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है? क्रेडिट बैलेंसेस इन कैश इन क्रेडिट अकाउंट, आपके क्रेडिट अकाउंट में कितना कैश है, उन सब की जिम्मेदारी कौन लेती है? बैंक लेती है, ठीक है। फिर डिपॉजिट हेल्ड एज सिक्योरिटी फॉर द एडवांस व्हिच इज पेबल ऑन डिमांड, भाई जब जरूरत पड़े, जब अपने पास पैसे नहीं हो, मान लीजिए आपको जरूरत पड़ी है आज है और बैंक के पास गए पैसे मांगने और फिर आपको बोल रहे बैंक आज नहीं है, कल लेके आ, कल आना, कल देके जाएगा मेरे को कस्टमर, दैट्स नॉट योर रेस्पॉन्सिबिलिटी, दैट्स इज द बैंक रेस्पॉन्सिबिलिटी। बैंक कहीं से भी दो, आपको देना पड़ेगा बैंक को, ठीक है। तो बैंक क्या करता है? आपके जो आपकी ये सारी जिम्मेदारी किसकी होती है? कहने का मतलब क्या है? जवाबदेही किसकी होती है? पूरी की पूरी बैंक की होती है। तो डिमांड लाइबिलिटीज के अंदर अपन ने जो भी डिस्कस किया एक बार फिर से देख लेना, इसको चीजें रिमाइंड होनी चाहिए। जैसे मेरे को याद है पहले कौन सी थी भाई? करंट वाली, कि भाई करंट होल्डर्स जो भी हैं वो क्या करते हैं? करंट अकाउंट के अंदर डिपॉजिट करवाते हैं। दूसरा सेविंग अकाउंट के अंदर डिपॉजिट करवाते हैं। तीसरा क्या था? जो अगेंस्ट करवाते थे किसके? मतलब कि कोई भी इंसान है वो उसके जैसे कि अपन मार्जिन वाला था, लेटर एंड क्रेडिट गारंटी, जो भी लेटर और क्रेडिट गारंटी थी ना उनके अगेंस्ट में होता है, तो वो जो जिम्मेदारी किसकी होती है? बैंक की होती है। फोर्थ वाला कौन सा था? ओवर ड्यूज ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट्स, फिक्स डिपॉजिट के ऊपर कोई भी ओवर ड्यूज हो रहा है, अपनी कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर, बैंक की दिक्कत है वो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या था? कैश सर्टिफिकेट के अंदर, आउटस्टैंडिंग टेलीग्राफ सर्टिफिकेट के अंदर, टेलीग्राफ ट्रांसफर के अंदर, मेल ट्रांसफर के अंदर, डिपॉजिट ड्राफ्ट्स के अंदर, अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स के अंदर, और फिर क्रेडिट बैलेंस है इन कैश क्रेडिट अकाउंट के अंदर, और डिपॉजिट हेल्ड इन द सिक्योरिटी एडवांस विच इज पेएबल ऑन द डिमांड के अकॉर्डिंग उनको पे करना पड़ता है। ये चीज डिमांड लाइबिलिटीज के अंदर आती है जो कि आपको आनी चाहिए। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द टाइम लाइबिलिटीज। अब अपन किसकी तरफ मुड़ रहे हैं? टाइम लाइबिलिटीज के अंदर, ठीक है। तो ये देखना भाई, दीज आर द लाइबिलिटीज विच बैंक हैव टू पे आफ्टर स्पेसिफिक टाइम पीरियड। एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है, ठीक है, 6 महीने 3 महीने फिक्स होता है। उनके बाद क्या करना पड़ता है? बैंक को क्या करना पड़ता है? उसको वापस पे करना पड़ता है। उसकी जिम्मेदारी कितने महीने के लिए लेते हैं? मान लीजिए मैंने कहा बैंक को कि मेरे को 1 साल के लिए आपको पैसे देने, 1 साल के लिए आप मेरे पैसे रख लीजिए और इतने इंटरेस्ट पे मुझे वापस दे देना। तो बैंक क्या करेगा? ठीक है, दैट्स इज द टाइम लाइबिलिटीज। जितने समय के लिए जवाबदेही होता है उन्हें क्या कहते हैं? टाइम लाइबिलिटीज कहते हैं। समय के लिए जवाबदेही होना क्या कहलाता है? टाइम लाइबिलिटीज में आता है। और इसके अंदर कौन सा आता है? फिक्स डिपॉजिट। मैं फिक्स डिपॉजिट कोई भी चीज फिक्स में अमाउंट में क्या कर दूं? डिपॉजिट करवा दूं। सेकंड थिंग, कैश सर्टिफिकेट। कैश सर्टिफिकेट भी होता है, ठीक है, इसकी भी जिम्मेदारी उनकी होती है। कॉमुलेटेड एंड रिक्यूर, जो उसमें था ना वही चीजें हैं, लेकिन इसमें क्या है? टाइम फिक्स कर दिया है। याद रखना, उसके अंदर कोई फिक्स टाइम नहीं था। उसके अंदर जब भी आपको डिमांड हो आप जाके पैसे ले सकते हो। सेम चीज इसके अंदर आपको एक फिक्स टाइम देना पड़ेगा और उस फिक्स टाइम के बाद आप क्या कर सकते हो? ले सकते हो। उस फिक्स टाइम के लिए कौन जिम्मेदारी होगा? कौन जवाबदेही होगा? अपना बैंक जवाबदेही होगा, ठीक है। तो क्या हो गया? कैश सर्टिफिकेट, कम्युलेटेड एंड टाइम लाइबिलिटीज, पोर्शन ऑफ द सेविंग बैंक डिपॉजिट, स्टाफ सिक्योरिटी डिपॉजिट, मार्जिन एंड द अगेंस्ट द लेटर नोट इफ नॉट पे। अगर आपको उसने पे नहीं किया, ठीक है, उस बैंक ने क्रेडिट नहीं किया, तो उसका जवाबदेही कौन होगा? उस टाइम के लिए बैंक होगा, ठीक है। तो याद रखना, बैंक ही होगा, अपन कोई जवाबदेही नहीं है। हमने आपको टाइम पे दिया था, चीजें टाइम के लिए दी थी, तो उसी टाइम पे हमें क्या करना है? लौटाना है, ठीक है।
लास्ट चीज गोल्ड डिपॉजिट। गोल्ड डिपॉजिट भी किसके अंदर आता है, टाइम डिपॉजिट के अंदर आता है, याद रखना भाई ये चीज, ठीक है। फिर अदर डिपॉजिट, अदर डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट, टाइम लाइबिलिटीज, जो टाइम और डिमांड दोनों के अंदर नहीं आती, वो जवाबदेही कौन कौन सी हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। दीज इंक्लूड ऑल द मिसलेनियस लाइबिलिटीज विच आर नॉट स्पेसिफाइड अंडर द अबोव द टू लाइबिलिटीज। जो भी अभी अपन ने दो लाइबिलिटीज पढ़नी है ना, उनके अलावा अगर कोई लाइबिलिटी आए तो वो किसके अंदर आ जाएगी, अदर लाइबिलिटीज के अंदर आ जाएगी, ठीक है। जैसे कि इंटरेस्ट एक्योर्ड ऑन डिपॉजिट, कोई भी डिपॉजिट दे रहे हो आप, उसके ऊपर क्या इंटरेस्ट भी तो लोगे ना, ऐसे थोड़ी ना 100 पे 102 ले रहे हैं ना, 2 रुपए का डिपॉजिट ले रहे हैं अपन पूरा पूरा, ठीक है। तो वो किस पे आता है, वो किसके अंदर आता है, अदर लाइबिलिटीज के अंदर आता है। उसका जवाबदेही भी कौन रहती है, बैंक रहती है, बैंक को देना ही पड़ेगा। ये नहीं कि आज तो बैंक ने हाँ कर दिया भाई, ठीक है 100 का तो 102 दे दूंगा, लेकिन कल मना करके खड़ा हो गया, मेरे को तो यार पैसे नहीं है, सॉरी मैं नहीं दे सकता, ऐसा नहीं हो सकता भाई, ठीक है। ये किसके अंदर आता है, अदर लाइबिलिटीज के अंदर। अनपेड डिविडेंड, अनपेड डिविडेंड का मतलब भाई कोई भी चीज आपको आपने दे दी, उसके बाद अनपेड डिविडेंड का मतलब होता है कि अब आपको दिया नहीं, उसके पहले पहले क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। डिवाइड करना मतलब कहने का मतलब डिवाइड कर करके देना, ठीक है। तो वो भी क्या किसकी जिम्मेदारी है, उसी की है। सस्पेंस अकाउंट बैलेंसेस शोइंग द अमाउंट ड्यू टू द अदर बैंक ऑन द और द पब्लिक। जितने भी सस्पेंस बैंक होते हैं, सस्पेंस बैंक अकाउंट होते हैं, जिनके बारे में ऐसा आश्चर्यचकित हो जाता है ना, एकदम से चीजों के बारे में पता चलता है, दैट्स इज द अदर रेस्पॉन्स, अदर लाइबिलिटीज का पार्ट है, दैट्स इज द पार्ट ऑफ द अदर लाइबिलिटीज। बस आपको याद रखना है, एक बार इनको देख लेना, देखना ज्यादा जरूरी है। ये चीजें इतनी ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन जब लिख के आएंगे अपन मेंस के अंदर तो ये चीजें मेंशन करनी पड़ेंगे अपने को, ठीक है। तो जिस प्रकार से मैंने याद कर रखे ना, उसी प्रकार से आप याद करना, क्योंकि फर्स्ट सेकंड ये याद कर लो, उसके बाद प्रीलिम्स के अंदर तो दिक्कत आनी नहीं है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आएगा तो अपन निकाल ले जाएंगे, ठीक है। फिर क्या पार्टिसिपेशन ऑफ सर्टिफिकेट इश्यूड थ्रू द अदर बैंक, किसी भी दूसरे बैंक से कोई भी चीज इश्यू की गई है तो वो उनका पार्टिसिपेशन। कैश क्या बोलते, क्या लिख रखा है, कोलेट्रल्स। कोलेट्रल्स का अर्थ क्या होता है भाई, कर्ज वगैरह जो भी होता है ना कैश के रूप में, वो भी किसके अंदर आता है, अदर लाइबिलिटीज के अंदर आता है, ठीक है। तो समझ तो आ रहा है ना आपको, नहीं आ रहा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिए। और वैसे जो चीज समझाने वाली थी वो मैंने बिल्कुल क्लियरली समझाई है। जो चीज आपको देखनी है, जो चीज आपको पढ़नी है, जो चीज सिर्फ रीडिंग से होती है, वो चीजें आपको खुद को करनी पड़ेंगी, क्योंकि जिस प्रकार से मैंने याद रख रखी है वैसे ही याद रखनी है वो चीजें, क्योंकि भाई नंबर लेने हैं अपने को। इकोनॉमिक्स पूरा का पूरा इधर से ही आएगा, ये बात पक्की है, ठीक है। तो पूरी पक्की बात है, तो अपन इस पोर्शन को इतना स्ट्रॉन्ग बना लो कि यहां से क्वेश्चन आए तो अपना क्वेश्चन नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। तो सेकंड थिंग कंप्लीट हुई अपनी। अब अपन चलते हैं आगे। टोटल डिमांड एंड द टाइम लाइबिलिटीज, डीटीएल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज इंक्लूड आइटम्स मेंशन्ड 1, 2, 3 एंड अबोव। इनके अंदर तीनों जो कि अभी अपन ने पढ़ी है, तीनों की तीनों वो लाइबिलिटीज के अंदर क्या करती है, टोटल डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज के अंदर क्या कर लेती है, आ जाती है, ठीक है। नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज, इसके अंदर क्या आता है, जो भी हमने पढ़ा है वो उसमें से असेट को घटा दीजिए। असेट, असेट मतलब खुद की प्रॉपर्टी, जो पहले से पड़ा है किसके पास, बैंक के पास, वो उसको घटा दीजिए। असेट्स ऑफ द बैंक विद अदर बैंक्स, जो दूसरे बैंक से क्या क्या मिला है बैंक को, उनको घटा दीजिए, उस असेट्स को घटा दीजिए। बाकी क्या कहलाएगा वो, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज कहलाएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटीज के अंदर क्या उसकी डेफिनेशन क्या होगी। तो आपको कुछ नहीं बताना है कि जितनी भी लाइबिलिटीज है उसके अंदर से अगर अपन असेट्स को घटा देते हैं, जो कि बैंक के पास खुद की होती है, अदर बैंक्स की होती है, उसको घटा दिया जाए तो क्या कहलाएगा वो। जैसे देखो आरबीआई, इसको कंसेप्ट को समझना, आरबीआई होता है, उसके पास बहुत सारे बैंक क्या करते हैं, पैसे अपने डिपॉजिट्स के पैसे रखवाते हैं, ठीक है। और अब उसमें से आरबीआई क्या करता है, किसी भी कस्टमर को दे देता है, दैट्स इज द आरबीआई एसेट ना, वो तो आरबीआई की एसेट हो गई ना, उसके पास खुद की है, अपन किसी कस्टमर की थोड़ी ना है, तो वो क्या होगी, एसेट होगी, ठीक है। तो कंसेप्ट को क्लियर रखना कि एसेट क्या होती है, जो आरबीआई के पास जितना भी पैसा वो एसेट कहलाता है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, तो उसको घटा देना है। फिर असेट ऑफ द बैंक इंक्लूड असेट ऑफ द बैंक्स विद द अदर बैंक्स, एडवांसेस बाय द बैंक, इन्वेस्टमेंट बाय ए बैंक और मनी एट कॉल एट ए शॉर्ट नोटिस। देखो असेट क्या होता है, अभी मैंने जैसे कि आपको बताया, इसके अंदर क्या होता है, जितने भी अदर बैंक्स होते हैं वो किसी बैंक को देते हैं, वो असेट में आता है,
ठीक है। एडवांसेस बाय द बैंक, बैंक के द्वारा कुछ एक एडवांस चीजें उसके पास पड़ी हो, जैसे कि गोल्ड में पड़ा हो कुछ भी, वो असेट्स के अंदर आ जाता है। इन्वेस्टमेंट पाइए, बैंक किसी भी बैंक के द्वारा इन्वेस्टमेंट किया गया है तो वो किसके अंदर आ जाता है, असेट के अंदर आ जाता है। भाई बैंक किसी भी चीज में इन्वेस्ट करेगा, दैट मीन्स दैट्स की बैंक की खुद की प्रॉपर्टी थी, तो वो किसके अंदर आ जाएगी, इसकी असेट्स के अंदर आ जाएगी। ठीक है। तो जितने भी लाइबिलिटीज के अगर अपन जितने भी असेट्स के हैं उनके एग्जांपल देखा जाए तो जैसे कार लोन और कुछ लोन, जो भी चीज लोन पे देता है ना, दैट्स इज द असेट्स ऑफ द बैंक। तो यहां तक कोई चीज आपको समझ में नहीं आई तो जरूर बताओ। अब अपना अलग टॉपिक आ गया जिसको अपन थोड़ा सा पढ़ेंगे, फिर उसके बाद अपनी आज वीडियो यहीं तक रखेंगे, क्योंकि हर एक चीज समझ आनी चाहिए यार, मेन बात ये है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है चैप्टर थोड़ा बड़ा है और हर एक चीज समझने के लिए बहुत सारा टाइम भी लगेगा, तो लेकिन आपको समझ आनी चाहिए वो चीज, बस मैटर ये करता है। ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया, किस प्रकार से मॉनेटरी पॉलिसी होती है इंडिया के अंदर, वो देखते हैं। इट इज ए माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी टूल यूज्ड बाय द आरबीआई। ये माइक्रो इकोनॉमिक, देखो इकोनॉमिक्स दो प्रकार की होती है, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है। तो ये किसका टूल है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का टूल है। और क्या करता है, टूल यूज्ड बाय द आरबीआई, किसके द्वारा यूज में लिया जाता है, ये आरबीआई के द्वारा यूज में लिया जाता है टू इन्फ्लुएंस द सप्लाई ऑफ द मनी, मनी की सप्लाई को इन्फ्लुएंसिव तरीके से अरेंज करने के लिए। देखो जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है उसको किस प्रकार से मनी को कहां कहां अरेंज करना है, कहां कहां देना है, ये कौन डिसाइड करता है, मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करती है। ठीक है। तो ये क्या हो गया, इट इज द मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी टूल यूज्ड बाय द आरबीआई टू इन्फ्लुएंस द सप्लाई ऑफ द मनी इन द इकोनॉमी, इकोनॉमी के अंदर किस प्रकार से मनी की सप्लाई करनी है, दैट्स इज कॉल्ड द अपना मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया। वो काम कौन करती है, मॉनेटरी पॉलिसी करती है इंडिया के अंदर। फिर उसके बाद एज ए पार्ट ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी द आरबीआई यूजेस वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स टू कंट्रोल द मनी सप्लाई और क्रेडिट। मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे टूल्स, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करता है आरबीआई। आरबीआई क्या करता है, बहुत सारे टूल्स और इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करता है, उनके बारे में अपन पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। बस आप क्लास में छोड़ देना कोई, पहली बात तो ठीक है। हर एक क्लास लेनी है, पागलों की तरह पढ़ना है, मतलब हर एक चीज को समझना है। कोई चीज नहीं समझ में आती कमेंट सेक्शन में डालो ना, मैं उसको क्लियर करूंगा। हो पाएगा तो मैं उसको जब कमेंट सेक्शन के जस्ट नीचे ही क्लियर कर दूंगा, अगर वहां नहीं हो पाया तो मैं एक्स्ट्रा आपको दूसरे दिन क्लास के अंदर क्लियर कर ही दूंगा। ठीक है। और एक दिन क्लास, ऑलमोस्ट एक दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के क्लास अपनी रेगुलर रहेगी। ठीक है। तो आप बने रहिएगा और ऑलमोस्ट अपनी जो क्लास होगी वो शायद सुबह ही डाल दी जाएगी आपको, मॉर्निंग में 9 बजे के बाद ही मिलेगी अपनी क्लास। ठीक है। instrument of the policy measured by the RBI to increase the money supply in the economy in order to promote the economic growth are termed as the monetary easing and the vice versa। क्या होता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ को किस प्रकार से मैनेज करना है, उसको किस प्रकार से इंक्रीज करना है, ये चीज कौन देखती है, पूरी अपनी मॉनेटरी पॉलिसी संभालती है। ठीक है। भारत की जो मॉनेटरी पॉलिसी वो चीज, ये सारी चीज संभालती है। ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द क्रेडिट कंट्रोल, किस प्रकार से पैसों को कंट्रोल करना है, क्रेडिट को कंट्रोल करना है, ये सारा काम किसका होता है, मॉनेटरी पॉलिसीज ऑफ इंडिया। और आप इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, तो आप ये बताओ मैं अभी कंटिन्यू रखूं या थोड़ा सा अभी छोड़ दे, बस बहुत सारी लंबी क्लास हो जाएगी वरना। तो थैंक यू, अगले क्लास में मिलेंगे। चीजों को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, क्योंकि पता तो चले कहाँ क्या क्या हो रहा है। ठीक है। थक गया, पानी वानी पी। थैंक यू सो मच।